आज एक नया टॉपिक आप सामने रखने जा रहा हूँ और यहीं से एक नई जो है फिजिक्स भी आपसे स्टार्ट हो जाएगी। उष्मा कहो या उष्मीय ऊर्जा, हीट या थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो हीट कहो या थर्मल एनर्जी। प्यारे बच्चों, आज से एक नई चीज हम लोगों के सामने शुरुआत हो जा रही है। यहीं से उष्मा स्टार्ट हो गई और यहीं से उष्मा स्टार्ट हो गई। अब उष्मा के 2-3 चैप्टर सीरियस होकर पढ़ने हैं, तो अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़ा जाए। कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और अगर ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो उष्मा के न्यूमेरिकल टीचरों को क्लियर नहीं होता, बच्चों की बातें जाने दो। ठीक है, देखिए उष्मा या उष्मीय ऊर्जा, जब हमने यहां उष्मीय ऊर्जा लिख दिया है इसका मतलब ये एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको पता है कि वस्तुओं में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है, जिसे ना ही हम नष्ट कर सकते हैं ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, जो कई रूपों में पाई जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में जिसे हम बदल सकते हैं। तो उसमें ऊर्जा मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर बच्चों कोई एक वस्तु है, इसको हम इतनी ऊर्जा दे दें कि इसका तापमान बढ़ जाए, जैसे ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, हम इसको आग पर रख दिए, इसका मतलब उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे नहीं। और 17 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका तापमान अगर बढ़कर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो ताप जो बढ़ रहा है उसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ रही है वही ऊर्जा उसमें ऊर्जा या क्या कहलाती है। या अगर एक वस्तु 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे है और कई वस्तु 10, दोनों संपर्क में जो है रख दो तो एक वस्तु से ऊर्जा दूसरे वस्तु में चलने लगेगी। ये जो एक वस्तु से ऊर्जा दूसरे वस्तु में जा रही है, इसी ऊर्जा को हम उष्मीय ऊर्जा या उष्मा कहेंगे। अच्छा, ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा जा क्यों रही है? क्योंकि दोनों का तापमान अलग अलग है, एक 40 पर है कहीं 10 पे है, तापमान अलग अलग है, इसलिए उष्मा जो है एक से दूसरे में आ जा रही है, प्रवाहित हो रही है। तो दो वस्तुओं के बीच उनके ताप में अंतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो ऊर्जा जाए उसी ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा या क्या कहते हैं, समझ में आया? उष्मा ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाए, कब जाएगी? जब दोनों का ताप अलग अलग होगा तभी तो जाएगी। तो दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा उष्मीय ऊर्जा यह उष्मा कहलाती है। समझ में आया बेटा? एक वस्तु 40 ताप पे कहीं 10 संपर्क में रख दोगे तो ज्यादा ताप वाली से कम ताप वाली वस्तु की ओर उष्मा आने लगेगी कि नहीं? ऊर्जा जो चल रही है एक से दूसरे में, वही चलने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है? उष्मीय ऊर्जा या उष्मा। दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा उष्मीय ऊर्जा या उष्मा कहलाती है। टोटल ट्रांसफर्ड एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ देयर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल एनर्जी और यू कैन से हीट। इधर क्लियर? तो क्या बताया बेटा देवेश? दो वस्तुओं के मध्य, हाँ बेटा, दो वस्तुओं के मध्य, देखो उष्मा कई प्रकार की होती है, ध्यान देना। दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा जो एक दूसरे से आए जाए, ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर। देखो भाई, एक वस्तु से दूसरे में जो ऊर्जा जाए वही उसमें ऊर्जा है।
लेकिन ये ऊर्जा कब जाएगी? जब दोनों का ताप में अलग अलग ताप है तभी तो जाएगी। तो दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा कहलाती है। अब ऊष्मा की मात्रा अंग्रेजी में कहा जाए क्वांटिटी ऑफ हीट, तो चूंकि इसे ऊष्मा की मात्रा कहते हैं, माने क्वांटिटी ऑफ हीट कहते हैं, इसलिए इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? क्यू से। और चूंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जानते ही हो आप लोग क्या होता है? जूल। तो इसका मात्रक जूल होता है और एक और मात्रक होता है इसका कैलोरी। इसका मात्रक जूल भी होता है और कौन सा मात्रक होता है? और इसका विमीय सूत्र Ml2T-2 होता है। ऊर्जा का विमीय सूत्र जो है वह इसका भी होता है। तो एक बार फिर से अरकम जी सुन लीजिए, दो वस्तुओं के मध्य उनके ताप में अंतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा कहलाती है। किससे व्यक्त करते हैं इसे बेटा? कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है, और इसका विमीय सूत्र Ml2T-2 होता है। इधर क्लियर? इसका विमीय सूत्र क्या होता है? Ml2T-2। अब बच्चों, कैलोरी ऊष्मा का एक बड़ा मात्रक है। क्या बोले हम विकास दान? कैलोरी ऊष्मा का, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लेकिन कुंतल, टन, ये भी तो द्रव्यमान के मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक होते कि नहीं? कैलोरी ऊष्मा का एक बड़ा मात्रक है। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। जूल का 4 गुना होता है। अब एक कैलोरी की परिभाषा, किसकी परिभाषा बेटा? एक कैलोरी परिभाषा विकास देखो। अगर अभी हम आपको पानी दे दें और 1 ग्राम पानी दे देंगे, तौल के दे दी, कितना पानी बेटा? अब अगर ओका तू खौलावा गरम करा तो एक भी ने का करबे? ओका उष्मा देगा। इतनी उष्मा दे कि ओका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। कितना पानी ले यही? कितना ताप बढ़ाओ तो का चाहिए कर लिए? उष्मा। और जितनी उष्मा चाहिए वह या 1 कैलोरी। तो 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। माने उल्टा कैसे बोलेंगे? 1 कैलोरी उष्मा वह उष्मा होती है जो जल के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। यही तो नहीं समझ में आया? शिवांशु पांडे, 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा क्या कहलाएगी शिवांशु? 1 कैलोरी। कोई दिक्कत नहीं कर, कैलोरी परिभाषा बना दी। तो 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जा सके, इसके लिए जितनी उष्मा चाहिए उसी उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरी उष्मा का क्या है? बड़ा मात्रक है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? अब 1 जूल की परिभाषा यहां ध्यान दो। 1 जूल की 1/4.18 ग्राम। इधर देखो कितना पानी ले ली? जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? 1 जूल। तो 19 बेटा एक बार परिभाषा मैं फिर से पढ़ रहा हूं। 1 ग्राम, दिमाग से देखा, 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। लेकिन अगर मैं ग्राम हटा दी, किलोग्राम ले ली, माने 1 किलोग्राम जल, कितना? 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 किलो कैलोरी कहलाती है।
समझ में आया? जैसे एक कैलोरी की परिभाषा में कितना चल रहे तो 1 किलो कैलोरी की परिभाषा में कितना चल रहे 1 किलोग्राम जल। परिभाषा में फर्क हो जाएगा ना है। तो 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। और 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 किलो कैलोरी कहलाती है। इधर क्लियर समझ आया बेटा? ऐसे ही 1/4.18 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 किलो जूल कहलाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां तक की लंतरानी समझ में, उसी हिसाब से परिभाषा मेंटेन कर लेंगे बेटा, ताप भी एक ही बढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया बेटा? तो ये बताओ ऊष्मा क्या है? दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा या किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है? इसका मात्रक जूल या -2 होता है। समझ में आया? अब हम लोग कई प्रकार की ऊष्मा का वर्णन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे बेटा ऊष्माधारिता, जैसे बेटा गुप्त ऊष्मा, जैसे विशिष्ट ऊष्मा। तो कई प्रकार की ऊष्मा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक छोटी सी परिभाषा आपके सामने रख दे रहा हूं, ऊष्माधारिता। एक छोटी सी परिभाषा क्या रख दे रहा हूं बेटा? आवाज नहीं। ऊष्माधारिता देखो बहुत सरल चीज है। कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी क्या? अगर कौनो वस्तु रहा है, हे लड़के कौनो वस्तु रहा है, ओका इतनी ऊष्मा दे दे कि ओका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। हमारी बात सुना नहीं, पगला जा जगह। कौनो वस्तु का इतनी ऊष्मा दे दे कि ओका तापमान कितना बढ़ जाए, या उल्टा कौनो वस्तु से इतनी ऊष्मा निकाली जाए कि ओका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाए। मैं समझते हैं? जितनी ऊष्मा की मात्रा से किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या जितनी ऊष्मा निकल जाने से वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाए, वही ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। साक्ष्य में बोली ऊष्मा की जितनी मात्रा से वस्तु के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हो जाए, चाहे बढ़े चाहे घटे। अगर ऊष्मा दे तो बढ़े, इतनी ऊष्मा देगी कितना ताप बढ़ जाए, या इतनी ऊष्मा निकाल दी कि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस का हो जाए। एक अन्ना बोले बजाय शॉर्टकट में क्या बोल रही, न बढ़े न घटे, परिवर्तन बोल रही फिजिक्स की भाषा में। तो जितनी ऊष्मा की मात्रा से किसी वस्तु के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन हो जाए, ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, तो वस्तुओं के तापमान में, इधर देखो जरा शिवांश, वस्तु के ताप 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन, देखो मैंने बढ़ाए घटे वाला बात आई है, मैं परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी इसी बात से? ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का सूत्र याद कर लीजिए, पूछा हमसे Q/डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी के करे एकांक ताप परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता, ये परिभाषा बनेगा। मात्रा के क्या है? जूल प्रति डिग्री सेल्सियस या कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? एक बारे में इतना ही पढ़ाई का है। अब आज तो का सबका एक बहुत विशेष बात बतावे जाते ही, इस समझ में आ गई कि ना? जितनी ऊष्मा के द्वारा किसी वस्तु के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए, ऊष्मा की वह मात्रा क्या कहलाती है?
समझ में आया बेटा? अब आज एक विशेष बात बताने जा रहे हैं और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्पेसिफिक हीट। बहुत मजेदार चीज बताओ जाता है। कहीं परिभाषा बनवे सिखाई दे कि डायरेक्ट रटाए दे? बनवे सिखाए। सुना रामलाल, ध्यान ध्यान। जैसे बेटवा घरे में खाना बनवे को था, तो घरे में भाई 7 8 10 जने रहा थे। घर एक सदस्य, मम्मी पापा सब जने मिला, भाई बहन। तो थोड़ के उसमें चूल्हा उलम्बन में को तो 2-3 लकड़ी लगा दे, आराम से पक जाए कि ना। लेकिन न्योता वाला खाना बनवा को होता हो, न्योता वाला खाना वाले 10-20 हजार बने खाना बनवे करा, भगोला भर भर बनवे करा था, बड़ा बड़ा लकड़ा लगा हुआ जाता है, ज्यादा उष्मा चाहिए कि ना है। तो ऐसी कहा समझ में आए कि उष्मा किस पे डिपेंड करता बा? द्रव्यमान पे। द्रव्यमान पे डिपेंड करता है कि ना है। जैसे 2 किलो सब्जी बनवे का है तो कम उष्मा चाहिए, न्यूनतम 50 कुंटल सब्जी बनवे का है तो ज्यादा उष्मा चाहिए, है ना। तो देवेश पांडे, वस्तुओं के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा किस पर डिपेंड करती है? वस्तु के। पक्का पक्का कि ना? ये बात समझ में आई कि ना? किसी पदार्थ हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा पदार्थ के 2 किलो पदार्थ है, थोड़ी उष्मा दे जा काम चल जाए। लेकिन 2 कुंटल पदार्थ है अगर, तो ज्यादा उष्मा देख पड़ा था कि ना। बड़ा बड़ा चूल्हा लगा था, देखा गैस चूल्हा वगैरह। तो किसी वस्तु के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा अनुराग किस पर डिपेंड करती है? कम द्रव्यमान, ज्यादा द्रव्यमान, माने आवश्यक उष्मा की मात्रा द्रव्यमान के। फिजिक्स की भाषा तो यही हुई। उसमें एक और चीज पे निर्भर करता है। जैसे बेटा दूध खौलावत रहा, गैस धीमी खोले रहा, माने ताप अंतर कम रहा है, तो देर में खौले दूध। अब फुल खोल देता हूं, जल्दी से खोल जाए, तो फुल खोले का मतलब ताप ज्यादा दे देता है तो जल्दी उष्मा आएगी। अब कम देता है तो माने उष्मा की मात्रा और कथक निर्भर करता है तापांतर पे। फालतू बता तो यहाँ ध्यान दो, देखो ये हाँ यहाँ ध्यान दीजिए जरा। ये 2 चीजें हमने बताया, फिजिक्स की भाषा समझ में आया। किसी पदार्थ हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कम द्रव्यमान रहता है तो उष्मा कैसे चाहिए, और अगर ज्यादा द्रव्यमान हो जाता है तब उष्मा। तो फिजिक्स की भाषा में इसे क्या कहोगे? Q प्रोपोर्शनल M, है ना। अगर द्रव्यमान जो है कम है तो उष्मा की कम जरूरत पड़ रही है, द्रव्यमान ज्यादा है तो उष्मा की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब वस्तुओं के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती। फिजिक्स का मतलब यही हुआ। और उष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर के भी, कम तापमान में कम उष्मा और ज्यादा तापांतर पे, माने आवश्यक उष्मा की मात्रा द्रव्यमान के भी समानुपाती होती है। समझ में आया? तो किसी वस्तु हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा 2 चीजों पर डिपेंड करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर और तापांतर पर। और दोनों के क्या होती है? इकट्ठा कर दो, चलो इकट्ठा करो शिवांश, दोनों इकट्ठा कर दे। Q समानुपाते M डेल्टा T। और बच्चों समानुपाती चिन्ह हटावा जाए तो बराबर कौनो नियतांक यूज की जाए। तो यहाँ बेटा नियतांक यूज की जा है S M डेल्टा T, या अब नए जमाने में यहाँ नियतांक यूज की जा था C। दोनों यूज की जा, चाहे S चाहे C। नियतांक कौन कौन यूज की जाता? ठीक है। यस का मतलब स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। सी का भी मतलब स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। पहले जमाने में यस यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या यूज किया जाता है? सी। तो ये फार्मूला आ गया Q बराबर MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। अगर हम सी का मान जानना चाहें तो सी बराबर क्या होगा उन्हें सर? Q अपान M डेल्टा T।
अच्छा फिजिक्स वाले हैं तो सभी परिभाषा बनवा जाना था कि ना, नीचे वाले पद का क्या कह लीजिए था। तो यदि एम बराबर 1, डेल्टा टी बराबर 1, तो सी बराबर क्या हो जाए, क्यू बटा 1 गुणे 1 क्यू। तो सी बराबर क्या आ गया, सी का हुआ लड़कियों, सी क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। सी क्या है, किसके बराबर आ रही है, क्यू क्या है, ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा के समान हो गई, जबकि द्रव्यमान एकांक था और ताप वृद्धि भी एकांक थी। तो परिभाषा यहां से बनाए, चले बनाए। एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक तापांतर होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। समझ में आया बेटा, फिर से एक बार बोलो। एकांक द्रव्यमान में एकांकता वृद्धि करने हेतु तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के पदार्थ के, ठीक है। मात्रक निकालना चाहो तो यहीं से निकाल लो। ऊपर क्यू का मात्रक कैलोरी, एम का मात्रक ग्राम, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मात्रक आ जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मात्रक बन जाएगा कि नहीं। और यहां से इस लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। तो एक बार फिर से समझ लो, किसी पदार्थ हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कई चीजों पर निर्भर करती है, पदार्थ के द्रव्यमान पर और ताप वृद्धि पर। माने ऊष्मा की मात्रा क्यों, द्रव्यमान एम के समानुपाती होती है और ताप वृद्धि डेल्टा टी के समानुपाती। तो क्यू समानुपाती एम समानुपाती डेल्टा टी, माने क्यू समानुपाती एम डेल्टा टी। समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए क्या क्या नियतांक यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग कौन सा नियतांक यूज करेंगे, सी। तो क्यू बराबर सी एम डेल्टा टी, तो सी बराबर क्यू अपान एम डेल्टा टी। अब अगर एम को 1 कर दे, डेल्टा टी को 1, तो सी बराबर क्या आ जाता, परिभाषा बन जाएगी ना, किसी पदार्थ के में एकांकता वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यहाँ एक चीज और ध्यान दो बेटा, अगर ये याद आ गया तो एक और चीज देखो इधर, विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, सभी लोग ध्यान दें। विशिष्ट ऊष्मा क्या प्रकार की, एक है सीपी, एक है सीवी। अब ये क्या है सुन लो, इसे कहते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और इसे कहते हैं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। दोनों की परिभाषा पूछी जाती है। तो उन्हें बेटा ये जो विशिष्ट ऊष्मा परिभाषा बनाए हैं, अगर परिभाषा शुरू करत की स्थिर दाब बोल दी और आखिरी में स्थिर दाब बोल दी तो सीपी परिभाषा बन जाएगा, और शुरू करत की स्थिर आयतन बोल दी, आखिरी में स्थिर आयतन बोल दी तो सीबी परिभाषा बन जाए। मैंने यही परिभाषा में मिला दी छोड़ के, कैसे सुना एकदम सुना। स्थिर दाब पर पहले बोले स्थिर दाब है, बाकी है परिभाषा बोल दे। स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांकता वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर दाब वाली विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या करें वह परिभाषा है, स्थिर दाब आगे पीछे लगाए थे। अब सीबी परिभाषा बताओ कुछ शिवांशु कैसे बोला, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांकता वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन वाली विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ठीक है कि नहीं। और बेटा अगर कोई गैस होती है तो फिजिक्स में हम गैस को क्या कहना बताएंगे, उष्मागतिक निकाय है ना। और उष्मागतिक निकाय का एकांक द्रव्यमान नहीं होता, ग्राम अणु द्रव्यमान या 1 मोल द्रव्यमान होता है। तो जब गैस होती है तो उसकी ये दोनों विशिष्ट ऊष्माएं एमसीपी और एमसीवी कहा जाता है। परिभाषा वही रहेगी, पदार्थ के बजाय गैस बोलेंगे, एकांक के बजाय 1 मोल बोलेंगे। माने कैसे बोलेंगे देवेश, स्थिर दाब पर, ध्यान से सुनो, स्थिर दाब पर किसी गैस के
1 मोल द्रव्यमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर दाब पर ग्राम अणु विशिष्ट उष्मा कहलाती है। माने फर्क क्या है? पदार्थ बजाय क्या बोलेंगे? गैस, और एकांक द्रव्यमान बजाय 1 मोल, बस इतना फर्क है। तो वो ग्राम अणु विशिष्ट उष्मा एमसीपी एमसीबी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 विशिष्ट उष्मा हो गई। इधर क्लियर? समझ में आया बेटा? है? इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? याद करो। स्थिर आयतन पर किसी गैस के, गैस बोला पदार्थ न बोला, स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल, एकांक द्रव्यमान न बोला, 1 मोल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर आयतन वाली ग्राम अणु विशिष्ट उष्मा एमसीबी कहलाती है। परिभाषा ही मेंटेन हो जाती है ना? समझ में आएगी बेटा? और यहीं से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उष्मा में उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, एक उष्मा और पढ़ाओ गुप्त उष्मा। विशिष्ट उष्मा माने जो ताप बढ़ावा या घटावा उ उष्मा या गुप्त उष्मा माने जो अवस्था बदल दे, माने ठोस का द्रव बना दे, द्रव का गैस बना दे, वो उष्मा गुप्त उष्मा होता है। तो डिटेल में पढ़ जा जगह न्यूमेरिकल अच्छे से आ जाए।